देखिए मनुष्य में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका वेल डेवलप्ड है। जैसा कि प्लांट में हम लोग पढ़े थे, तो प्लांट अपने पोषण के लिए कौन सी प्रक्रिया कर रहा था, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए कितने आवश्यक कंपोनेंट थे, 4। ठीक है। अमीबा में भी न्यूट्रिशन कौन सी विधि से हो रहा था, सहजीवी। सहजीवी विधि कितनी प्रक्रिया में पूरी हो रही थी, 5 प्रक्रिया में, जिसमें पहला क्या था, अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ये 5 स्टेप थे ना अमीबा में। अमीबा का शेप कैसा था, अनियमित। उसका प्रचलन अंग क्या था, फुटपाथ। फुटपाथ से वो लोकोमोशन कर रहा था। जनन कैसे होता था उसमें, द्विखंडन। कौन सी विधि है, अलैंगिक की लैंगिक, अलैंगिक जनन। कैसा जीव है, मृदु जलीय या मृदु जलीय जीव है। और पैरामीशियम कैसा जीव है, पानी में रहेगा। कैसे पानी में, मेरीन वाटर में कि फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में। पैरामीशियम का शेप कैसा होगा, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया, क्या होगा, सिलिया। ठीक है। पौधों का संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन। और कवक का वही होगा, ग्लाइकोजन। पौधा यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। पौधा में कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है। किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का। किसका बना होता है, पौधा में जाइलम जल का परिवहन करता है कि भोजन का, जल का। जाइलम का बहाव कैसा, एक दिशीय कि बहुदिशीय। फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन माने ग्लूकोज का। ठीक है। उसका बहाव कैसा होता है, द्विदिशीय होता है। फ्लोएम के सिव ट्यूब में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। यहां तक कर लिया था हम लोग। अब आज ये हेडिंग बना लीजिए, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले मनुष्य जो होता है, ठीक है, तो मानव में क्या पाया जाता है, उसमें एक पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, भोजन को पचाना भी है, और भोजन पचने के बाद उस भोजन से ग्लूकोज को बाहर निकालना भी है। मतलब एक लाइन में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हम लोगों का पाचन तंत्र करता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में विभाजित करने का काम हम लोगों का पाचन तंत्र करता है। अब पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर के सिस्टम को बनाएंगे। केवल ऑर्गेन रहता तो पार्टिकुलर कोई एक ऑर्गेन हो जाता, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तो ये सब क्या है, ऑर्गेन्स हैं। लेकिन यहां पर क्या है, पाचन तंत्र मतलब ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन सिस्टम है तो उसमें ढेर सारे ऑर्गेन्स होंगे ना, जैसे माउथ होगा, ईसोफेगस होगा, अमाशय होगा, छोटी आंत होगा, बड़ी आंत होगा, यकृत होगा, क्या ये सब मिलकर के बनाएगा। तो वो क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम है। तो कुछ पहले पॉइंट से उसको लिखते हैं, फिर समझेंगे। सबसे पहला याद रखना है कि मानव के आहार नाल की लंबाई, ठीक है, आहार नाल की लंबाई, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पूरा आहार नाल जो हम लोगों का है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो लंबा कितना है, तो 9 मीटर। ठीक है, लंबाई अगर पूछे तो 9 मीटर या 30 फीट। मानव के पूरे आहार नाल की जो लंबाई है वह 9 मीटर है या 30 फीट है। आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं, तो अगला पॉइंट लिखिएगा, आहार नाल के भाग, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका पहला भाग होता है, उसे कहते हैं मुख गुहा, अंग्रेजी में माउथ भी कह सकते हैं या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। दूसरा इसका भाग है ग्रास नली, ग्रास नली, इसे ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली या ईसोफेगस। तीसरा जो भाग होता है वह है अमाशय, जिसे स्टमक भी कहते हैं, स्टमक। चौथा इसका जो भाग है वह है छोटी आंत, छोटी आंत,
जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा जो भाग है वह है बड़ी आंत। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा 5 भाग हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल का है। और छठा इसका जो भाग है उसे कहते हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां या इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। पाचन ग्रंथियां या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके कौन कौन से भाग हैं? तो इसका पहला भाग है यकृत मतलब लीवर। दूसरा भाग है अग्नाशय मीन्स पैनक्रियाज। तीसरा भाग है इसका लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड। इंटेस्टाइन। चौथा भाग है इसका जठर ग्रंथि, इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। पांचवा भाग है आंत्र ग्रंथि, इसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहेंगे। ये पूरा का पूरा हम लोगों के आहार नाल का भाग है। इतने सारे अंगों को मिलाकर के आहार नाल बनता है। क्या? आंत्र। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के नीचे आंत्र ग्रंथि। कितना हैंड राइटिंग खराब है जी मेरा। शर्ट चिपक गया थोड़ा। वर्ड चिपक गया। ठीक है, चलो। तो इतना सारा ऑर्गेन्स मिल करके क्या बनाता है हम लोगों का आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल एक ही है, आहार नाल या पाचन तंत्र एक ही है। ठीक है, उसमें माउथ से लेकर के, इस मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक की जो लंबाई है, इन सबको इंक्लूड करते हुए वह कितना है? 30 फीट या 9 मीटर। ठीक है, यानी इधर पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल निकाल ले, एक साइड मुख गुहा को टांग दे, एक साइड इधर बड़ी आंत को टांग दे, तो पूरा लंबाई जो बीच में सब जुड़ा हुआ ही है ना, तो पूरा जितना पार्ट होगा उसका वह 30 फीट होगा या फिर 9 मीटर का होगा। क्लियर है? अब एक एक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो पहला हेडिंग बनाएंगे मुख गुहा, माउथ। पहला हेडिंग बनाइएगा माउथ, मुख गुहा। मुख गुहा डैश दे करके लिखिएगा। इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं। पहला पहला लिखिएगा दांत। दांत यह कैल्शियम फॉस्फेट द्वारा, कैल्शियम फॉस्फेट या डेंटाइन द्वारा बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट या डेंटाइन द्वारा बना होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके ऊपर एक पीले रंग की आवरण होती है।
जिसे इनामेल कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला पॉइंट लिखिएगा, दांत के 3 भाग होते हैं। पहला जड़ रूट, दूसरा ग्रीवा नेक, और तीसरा शिखर क्राउन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दांत के आधार पर मानव को डिफोडोंट, थिकोडोंट एंड हेंट्रोडोंट कहते हैं। इंग्लिश लिख लीजिए, हिंदी समझाएंगे तो याद हो जाएगा, मतलब समझा देंगे इसका। बायोलॉजिकल टर्म है, इंग्लिश में ही होगा। यहाँ टी होगा, डिफोडोंट, डिफोडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। हाँ, डिफोडोंट, दूसरा है थिकोडोंट और तीसरा हेट्रोडोंट। डिफोडोंट, थिकोडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा, दांतों की संख्या, दांतों की संख्या जानने हेतु, जानने हेतु दंत सूत्र, दांतों की संख्या जानने हेतु दंत सूत्र का प्रयोग, दंत सूत्र का प्रयोग होता है, दंत सूत्र का प्रयोग होता है, जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है। पहला लिखिएगा, मिल्क टीथ, टोटल संख्या होती है 20 दांत और इसका दंत सूत्र है 2102 बाई 2102 इंटू 2। अब दांत के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। दूसरा जो दांत हम लोग का आता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं, अस्थाई दांत। इसकी कुल संख्या होती है 32 और इसका दंत सूत्र है 2123 बाई 2123 इंटू 2। इसमें भी सेम वही टीथ होंगे। आई से इंसीजर समझ जाइएगा, सी से केनाइन, पीएम प्री मोलर एंड डी मोलर। हिंदी बड़ा खतरनाक है, इसको कहते हैं इंसीजर को
रदनक, केनाइन को कहते हैं भेदक, प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचवर्णक और इसे कहते हैं चवर्णक। अंग्रेजी ही नाम याद करिए, हिंदी याद करके क्या करिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हो गया? इंसीजर, हाँ आई इसी का नाम है सब वही। चलिए इतना लिख लिए हैं। अब इसको फटाफट समझिए। देखिए टिथ में क्या है, टिथ में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि दांत किस पदार्थ का बना हुआ है तो क्या याद रखेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। तो कई जगह पर अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां पर कैल्शियम फॉस्फेट नहीं लिखा था, क्या लिखा था, डेंटाइन। तो यदि कैल्शियम फॉस्फेट नहीं रहे तो किसे टिक कर देना, डेंटाइन को। ठीक है, दांत किसका बना हुआ है, डेंटाइन का या फिर कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट का बना रहता है, अगर ऑप्शन में वह नहीं हो तो टिक हो जाएगा डेंटाइन। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दांत के ऊपर एक पीला आवरण होता है। जैसे अगर इस तरीके से देखा जाए, मान लो यह हम लोगों के ऊपरी जबड़े में लगा हुआ एक टिथ है। ठीक है, ऊपरी जबड़ा में लगा हुआ केनाइन टिथ है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर का पूरा भाग आप देख रहे हैं या डेंटाइन कहलाता है या फिर इसको कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ ये पदार्थ है। क्लियर? इसके ऊपर अगर आप जाएं तो आपको एक पीले रंग की संरचना मिलेगी, दांत के ऊपर में एक पीले रंग का कवर होता है और इसी कवर को कहते हैं इनामेल। और ये जो इनामेल है ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है, हम लोगों के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वह कौन सा है, इनामेल है। ठीक है, हड्डी से भी कठोर है। एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, जब मुख का पीएच, जब मुख माउथ, जब मुख का पीएच, पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तब दंत क्षरण, दंत क्षरण मतलब टूथ इरोजन, दंत क्षरण टूथ इरोजन शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। नॉर्मल हम लोगों के माउथ का जो पीएच है वो कितना रहता है, 6.5 रहता है या 6.8। हम लोग के माउथ का पीएच जो है वो 6.5 से 6.8 के बीच होता है। वही पीएच सलाइवा का भी होता है। लार का पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.8 के बीच में। तो माउथ का पीएच वही है। लेकिन अगर माउथ का पीएच घट जाए और कितना पहुंच जाए, 5.5, तब जाकर के ये इनामेल का लेयर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और जब इनामेल का लेयर डिकम्पोज हो जाएगा तो दांत में कैविटी बननी शुरू हो जाती है, खोड़िला जिसको कहते हैं ना, वो बनना शुरू हो जाता है। और ठंडा गर्म खाने पर जो दांतों में झंझनाहट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि इनामेल का लेयर डिकम्पोज हो जाता है। तब यहां इसके अंदर आप जैसे ही जाओगे, मान लो इनामेल डिकम्पोज हो गया तो उसके अंदर सीधे ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है। और उसके अंदर आप जाएंगे तो सीधे आपको मिलेगा क्या, इसके अंदर है वेन, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज, धमनी, सिरा, रक्त केशिका, जिसके अंदर रक्त बह रहा है। तो ऊपर का इनामेल जैसे ही खत्म हुआ, आप ठंडा खाएं चाहे गर्म खाएं, सेंसिटिविटी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो सेंसिटिविटी का मुख्य कारण क्या है, दांत के ऊपर का इनामेल डिकम्पोज हो जाना। और वो कब होगा, टूथ इरोजन कब होगा, जब पीएच 5.5 से कम होगा, उसके पहले नहीं होता है। या फिर अपना ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तब इरोजन होगा, इनामेल का लेयर डिकम्पोज होगा। अपना बुद्धि कहने का मतलब, कई लोग 2-3 घंटा ब्रश करते हैं, ठीक है, तो 2-3 घंटा ब्रश करते इतना घिस देते हैं कि इनामेल उसका नष्ट हो जाता है। या फिर बहुत हार्ड ब्रश का प्रयोग करते हैं मुंह धोने के लिए। ब्रश में भी कई प्रकार का आता है ना, अब कई गो ब्रश होता है, इसमें लगता है कि भैंस का पूंछ काट के लगा दिया है ब्रश में। अब उससे मुंह धोगे तो इनामेल क्या होगा, झड़ेगा ही झड़ेगा। ठीक है, तो पेस्ट, बहुत सारा पेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि टूथपेस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना हार्ड ब्रश उपयोग करिएगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ब्रश कौन सा, सबसे सॉफ्ट वाला। इन एक ईंटा झाड़ने वाला ब्रश खरीद लिए हैं जिसमें लोहा का निकला रहा था, उससे मुंह धो रहे हैं। उससे मुंह धोइएगा तो झाड़िए ना देगा। कई लोग गांव में पहले क्या करते थे, समझदार लोग बालू से मुंह धोआ देता था। ठीक है, जिसका घर और नदी उदी किनारे रहता था तो नदी में से बालू निकलता है। दांत और इनामेल जो होता है वो दूध के दांत में थोड़ा ज्यादा दिखता है,
इसीलिए बच्चों का जो दूध का दांत होता है मिल्क टीथ वो ज्यादा पीला दिखता है, तो लोग कहते हैं कि गंदगी है, मुंह नहीं धोता है, बालू से मुंह धो लो। अब उसको लिया ब्रश में, बेचारा एकदम, उसको क्या पता है, बालू से मुंह धो लिया, खरखरा दिया एकदम, अब इनामेल उसका टूट गया, अब झंझनाएगा उसका दांत। या फिर पहले जब ई गैस नहीं हुआ करता था, एलपीजी सिलेंडर वाला गैस नहीं था, तो गांव में राख से लोग मुंह धोते थे, शायद अनुभव होगा बहुत लोगों को, जो चूल्हा रहता था उसमें से राख निकलता था, उससे लोग मुंह धोते थे। अब राख हो गया, इन सब चीजों से मुंह धोने पर इनामेल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और इनामेल नष्ट होगा तो टूथ डीके शुरू हो जाएगा, दांत का क्षरण शुरू हो जाता है। समझ गए? तो ब्रश में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार अगर टूथ टूट गया, दांत टूट गया, तो इसका उपचार बहुत महंगा है, इसका उपचार सस्ता है नहीं। ठीक है, एक बार हम गए हुए थे, एक डेंटिस्ट के पास बैठे हुए थे, तब तक कि वो पेशेंट आया कहीं से, वो पेशेंट कहीं टकराव करा गया हुआ, एक्सीडेंट बेचारा का हुआ था, ऊपर का दूगो नीचे का दूगो दोनों टूटा हुआ था उसका, पूरा उसका इंडिया गेट खुला हुआ था। अब सोचो आगे कहीं दोनों टूट जाए तो कितना खतरनाक लगेगा क्या, कहीं मुंह खोलेगा तो कैसा लगेगा, इमेजिन करो। तो उसका दोनों दांत यही वाला टूटा हुआ था, दोनों आ करके बैठा था बगल डॉक्टर, हम भी थे वहीं पर, तो डॉक्टर के सिंहासन पर लेटा था, जो डॉक्टर डेंटिस्ट सबका सिंहासन देखे हो कैसा होता है, एकदम बढ़िया सोफा टाइप का होता है, उसी पर लेटा हुआ था, और उसको परमानेंट टीथ लगाना था, अस्थाई दांत लगाना था, अस्थाई था ही, वो टूट गया था, तो उसको आर्टिफिशियल परमानेंट टीथ लगाना था। तो डॉक्टर से पूछा कितना खर्चा आएगा सर, तो एक दांत का कीमत डॉक्टर बताया कितना, 8000, पूरा लगा होगा करके कहा कि 8000 रुपया इसमें आपका एक दांत का खर्चा आएगा, 4 दांत लगवाना है उसको, तो कितना हो गया टोटल उसका हो गया खर्चा 32,000। बोला इसके बाद तो कुछ नहीं ना लगेगा, डॉक्टर बोला कि ये डेंटाइन का खर्चा है ये अंदर में व्हाइट है ना, इस डेंटाइन का खर्चा है, उसके ऊपर इनामेल लगाना होगा, इनामेल का खर्चा अलग आएगा। और इनामेल की विशेषता है कि लैब में नहीं बनता है, ठीक है, ये लैब में नहीं बनता है। तो पूछा कि उसके जगह पर आप क्या करिएगा, तो बोला कि इनामेल के जगह पर सोना का पानी चढ़ाएंगे, दांत के ऊपर क्या चढ़ाएंगे, सोना का पानी। किसी का भी आप आर्टिफिशियल टीथ देखिएगा वो पीला रंग का रहता है, सफेद किसी का आपको नहीं मिलेगा। अब उसका कितना शानदार लगेगा, सोचो ऊपर का दुगो पीला, नीचे का दुगो पीला, मुंह खोलेगा चमकेगा, ठीक है, तो उस पर सोना का पानी चढ़ाया जाता है। तो एक दांत का कीमत और बढ़ गया, जो 8000 था उसका हो गया 12,000 रुपया। तो टोटल कितना हो गया 48,000। ठीक है, हम बैठे बैठे मोबाइल निकाले, कैलकुलेशन किए, ठीक है, कि 12 गुणा 32 कितना हो जाएगा, लगभग 4 लाख के आसपास, ठीक है, 4,80,000 के आसपास आएगा, यानी 5 लाख का संपत्ति हम लोगों के मुंह में है परमानेंट। ठीक है, इसलिए इस संपत्ति को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। हाँ, इसमें 100-200 के ब्रश से मुंह धोने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पेस्ट उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जाएगा तो सीधे 5 लाख का खर्चा बैठ जाएगा एक ही बार। ठीक है, बहुत खतरनाक हो जाएगा, सीधे सीधे 1 साल का आपका शिक्षक बनने के बाद सैलरी चला जाएगा दांते में, फिर भी नहीं हो पाएगा, क्या फिर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए दांत को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। तो अब वो बोला, दूसरा वो क्या बोला कि सर सोना का पानी क्यों चढ़ा रहे हो, चांदी का पानी चढ़ा दो, मतलब जहां 4,000 खर्च होना है वहां पर 1-2 हजार में मामला निपट जाएगा, बजट कुछ कम हो जाएगा। तो डॉक्टर बोला चांदी का पानी नहीं चढ़ता है। पूछा कहा नहीं चढ़ेगा, बताओ आप बताओ क्यों नहीं चढ़ेगा, सोच के बताओ। चांदी जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, चांदी जो है वो कैसा मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, अभिक्रियाशील धातु होता है। अब गलती से किसी दिन वो अमोनिया का कोई पदार्थ खा लिया, अंडा वगैरह खा लिया, अमोनिया, अंडा में अमोनिया वगैरह मिलेगा, अंडा खा लिया किसी दिन, तो बन जाएगा क्या, सिल्वर अमोनिया दोनों मिक्स हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, टॉक्सिन, जहर बन जाएगा। रात में खाया, रातें रात चल जाएगा, वो फ्लाइट पकड़ लेगा। इसलिए चांदी नहीं चढ़ाया जाता, क्या चढ़ाया जाता है, उसपे सोना का पानी चढ़ाया जाता है। हाँ, हाँ, नहीं बनता है, खत्म, दांत टूट गया नहीं, पीएच भी घटा तो इनामेल खत्म हो जाएगा, वो फिर दांत। अब जिससे करो, मतलब प्रयास करो कि हार्ड चीज से नहीं रगड़ रहे हैं दांत को। तो ये बना है कैल्शियम फॉस्फेट से, और इसके ऊपर सबसे कठोरतम भाग क्या हो गया, इनामेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। दांत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, जड़, ग्रीवा, शिखर। जड़ किसे कहा जाएगा, जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है,
बीच का यह जो भाग है इसे कहते हैं नेक या ग्रीवा, और सबसे ऊपर जो होता है इसे कहते हैं क्राउन या शिखर। ठीक है, जैसे अब यही दांत अगर निचला जबड़ा में लगा हुआ रहे तो पलट जाएगा। क्या सबसे ऊपर में कौन रहेगा? शिखर। ग्रीवा अपने जगह पर, और मसूड़ा के अंदर जो धसा हुआ है वो जड़ होगा। दांत के आधार पर मानव को 3 नाम से जाना जाता है। पहला नाम कौन सा है? डिफोडोंट। तो डिफोडोंट का मतलब होता है कि हम लोगों के पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार आता है? 2 बार आता है ना। एक बार मिल्क टीथ आता है और एक बार परमानेंट टीथ आता है, दूध का दांत फिर अस्थाई दांत। इसलिए मनुष्य का एक नाम है डिफोडोंट। क्लियर? दूसरा नाम क्या है? थीकोडोंट। क्यों थीकोडोंट है? क्योंकि हम लोगों के सारे दांत किससे जुड़ा हुआ रहता है? जबड़ा से। सारे टीथ जबड़े के अंदर धसे हुए हैं, इसलिए हम लोगों का दूसरा नाम थीकोडोंट है। और तीसरा नाम है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब सभी दांत जो हैं वे अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब 4 प्रकार के हम लोगों के मुख में दांत होते हैं, इसलिए हम लोगों का एक नाम है हेट्रोडोंट। सारे दांत एक जैसे हैं क्या? नहीं है ना, 4 प्रकार के हैं, इसलिए एक नाम क्या है? हेट्रोडोंट। डिफोडोंट क्यों? दांत 2 बार आता है। थीकोडोंट क्यों? दांत जबड़े के अंदर जुड़ा हुआ है। और हेट्रोडोंट क्यों? दांत के प्रकार अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दांतों की संख्या अगर गिननी हो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिल्क टीथ के अंदर में प्रीमोलर टीथ कितने हैं बताओ, या फिर मिल्क टीथ के अंदर केनाइन कितने हैं ये बताओ, तो उंगली लगा के गिनिएगा नहीं ना वहां पे कि चेक करते हैं क्या है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या दिया गया है? दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। अब इस डेंटल फॉर्मूला में दूध के दांत की कुल संख्या कितनी होती है? 20। टोटल दूध का दांत कितना होता है? 20। अब इसमें भी ये 4 प्रकार के ही टीथ हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब इसमें ये जो डेंटल फॉर्मूला दिया हुआ है ये कैसे बना है वो देखो। ये बटा के ऊपर जो लिखा हुआ है ये ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या है, अपर जॉ में। बटा के नीचे जो लिखा हुआ है ये निचले जबड़ों में दांतों की संख्या है। ठीक है, ऊपर ऊपरी जबड़ा, नीचे निचला जबड़ा। मल्टीप्लाई कितना से किया गया है? 2 से। क्यों किया गया है? क्योंकि हम लोगों का सिमेट्री द्विपार्श्व सममित है। मानव शरीर जो है वो कैसा है? द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अगर बीचों बीच ऐसे काटा जाए तो शरीर 2 आइडेंटिकल हाल्फ्स में बदल जाएगा, बटेगा ना। तो जिन जीवों का शरीर बीचों बीच काटने पर 2 बराबर भागों में बट जाए उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सिमेट्री 3 तरह का है, वो जंतु जगत में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग किस में आते हैं? द्विपार्श्व सममित में, बाइलेटरल सिमेट्रिकल में। अब इधर लिप्स के जो दांत जहां पर है इधर वही दांत उसी जगह पर है। यहां केनाइन है तो देखो एग्जैक्टली यहां पर है, फिर यहां है तो यहां है, इसलिए मल्टीप्लाई कितना से किया गया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर हुआ? ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या, निचले में संख्या, और मल्टीप्लाई बाई 2 बिकॉज वी आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब इंसीजर कितना होगा? तो इंसीजर की संख्या निकालनी हो तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। केनाइन निकालना हो 1 और 1 कितना हुआ? सॉरी 1 1 2, ये 8 हो गया ना जी। इंसीजर 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। केनाइन 1 1 2, 2 दूना 4। प्रीमोलर 0 0 0, भस्मासुर है ना, भस्म कर देगा। और कटना नहीं है यार, कटना क्या है? ऊपरी जबड़े में निचले जबड़े में काट, मैथ थोड़े लगाना है यहाँ पे, मैथ नहीं है। मोलर देखिए 2 2 4, 4 दूना 8, टोटल कितना हो गया? 12 8 20। ठीक है, समझ गए? इसी तरीके से परमानेंट का निकलेगा 2 2 4, 4 दूना 8, केनाइन हो जाएगा कितना? 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12, टोटल 32। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला हेडिंग बना लीजिए, जीभ, टंग। टंग, जीभ। इसमें लिखिएगा इसके ऊपरी भाग पर, इसके ऊपरी भाग पर 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार स्वाद कलियां, स्वाद कलियां जिसको टेस्ट बड अंग्रेजी में कहते हैं, टेस्ट बड, स्वाद कलियां होती हैं
इसके ऊपरी सतह पर 20 से 25,000 स्वाद कलियां होती हैं। ठीक है, स्वाद कलियों का क्या मतलब है? जो टेस्ट को फील कराए। जीभ नहीं हो तो स्वाद का अनुभव होगा आपको? नहीं होगा। कुछ भी हम लोग खाते हैं तो उसका टेस्ट फील केवल माउथ तक ही है, अंदर यहां से उतर गया, उस मामला कैलोरीज क्या है, उसमें क्या कैलोरीज है, शरीर को कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स क्या मिलेगा, उसका मामला यहाँ के बाद से है। ठीक है, माउथ के जीभ पर केवल क्या है, टेस्ट वहीं तक है। इससे बीपीएससी 66 या 7 में क्वेश्चन आया था, जो हम लोग का टंग होता है, मान लो इस तरीके का जीभ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया था कि जीभ के किस भाग से कड़वाहट का पता चलता है। तो हम लोगों के जीभ पर जो टेस्ट बर्ड है वो केवल 3 प्रकार का टेस्ट फील कर सकता है, स्वीट, सावर, बीटर। हम लोग जो हैं केवल 3 प्रकार का ही स्वाद अनुभव कर सकते हैं, स्वीट, सावर, बीटर। चौथा कोई भी टेस्ट अगर होता है तो उसका रिसेप्टर हम लोगों के पास नहीं है, खाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा अगर होता भी होगा तो, क्योंकि हम लोगों के पास 3 ही टेस्ट बर्ड है, स्वीट, सावर, बीटर। बताया समझ में? जीभ का यह वाला जो भाग है यह क्या कहलाएगा? अग्रभाग कहलाएगा ना, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब जो होता है यह कैसा स्वाद ग्रहण करता है? स्वीट, मीठा। ठीक है, जीभ का यह जो मध्य भाग है, बीच वाला भाग है, यह कैसा स्वाद ग्रहण करता है? सावर, खट्टा, तीखा नहीं, खट्टा या नमकीन भी कह सकते हैं। और जीभ का जो पोस्टेरियर पार्ट है, पश्च भाग है, यह किस चीज के लिए है? बिटरनेस के लिए है, यह तीखे स्वाद के लिए। आया समझ में? तो यही क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा था कि जीभ, हाँ दोनों साइड, जीभ के किस भाग से कड़वाहट का पता चलता है? तो क्या कहोगे आप? पश्च भाग से, पिछले भाग से, पोस्टेरियर पार्ट से। जीभ के मिडिल पार्ट से सावर या फिर नमकीन, खट्टा या नमकीन, और जीभ के अग्र भाग से स्वीट। और जो मिडिल पार्ट होता है पूरा का पूरा, मध्य भाग, यहां पर नो टेस्ट, कोई भी प्रकार का स्वाद पता नहीं चलता है, क्योंकि यहां पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। तीखा, कड़वा या तीखा? समझ गए? चलिए, तो ये हो गया। तो कितनी संख्या है सभी टेस्ट बर्ड की मिलाकर के? 20 से 25,000, और वे केवल 3 स्वाद को ग्रहण करते। एक बैच में पूछ दिया कि सर चटपटा स्वाद हम लोगों को पता चलता है, उसका टेस्ट बर्ड कहाँ है? तो चटपटा कोई स्वाद होता ही नहीं है। आप वैसा पदार्थ खा रहे हैं जिसमें मीठा है या नमकीन है, तो एक साथ दोनों स्टिमुलाई गया। अब मीठा वाला भाग मीठा को रिसीव कर रहा है, खट्टा वाला भाग खट्टा को उसी साथ रिसीव कर रहा है, तो चटपटा लग रहा है स्वाद। समझ में आ रहा है? देखो खुराफाती दिमाग वाला सब होता है। अब सोचो कहां से उसका दिमाग दौड़ा है, कह रहा है कि चटपटा कहां से पता चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। मुख गुहा में, हाँ इसी का अगला पॉइंट, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मतलब सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, जो लार स्रावित मतलब सेक्रीट ऑफ सलाइवा, लार स्रावित करती हैं, जिसका पीएच 6.5 से 6.8 होता है, जिसका पीएच 6.5 से 6.8 होता है। तो हम लोगों के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा। 3 जोड़ा मतलब 6, तीनों मिलकर के क्या सेक्रेट करेगा? सेलाइवा। क्वेश्चन आया हुआ है कि लार कैसा पदार्थ है, तो क्या कहेंगे? अम्लीय तरल पदार्थ है। लार कैसा होता है? अम्लीय। यहां पर अगर पीएच 7 से कम है तो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय। पीएच 7 है तो क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल, उदासीन। और 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय, बेसिक। ठीक है, तो यहां 7 से कम है तो लार कैसा पदार्थ है? अम्लीय। इसीलिए हम लोग का माउथ हमेशा एसिडिक मीडियम में रहता है। बात आया समझ में? तो लार का पीएच इंपॉर्टेंट है, याद करना, 6.5 से 6.8। और तीनों अभी नाम लिखाएंगे, वो लार ग्रंथियां क्या निकालेंगी? लार। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक दिन 1.5 लीटर तक सेलाइवा सेक्रीट होता है। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है उसके माउथ के द्वारा एक दिन में 1.5 लीटर तक सेलाइवा सेक्रीट होता है।
लार इंपॉर्टेंट क्यों है, लिखिएगा अगला पॉइंट। लार में टाइलिन, लार में टायलिन या एमाइलेज, लार में टायलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। हम लोगों के माउथ के द्वारा जो 1.5 लीटर सलाइवा प्रत्येक दिन बनेगा, उसके अंदर एंजाइम कौन सा है, टायलिन। नई किताबों में लिखा हुआ आता है टायलिन, और जो पुरानी किताब है उसमें लिखा हुआ रहता है एमाइलेज। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। इसको पटाइलिन मत पढ़िएगा, पी साइलेंट है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, टायलिन। यह किसका पाचन करेगा, स्टार्च का। अब आप कोई भी पदार्थ खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, सबके अंदर स्टार्च होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पौधों का संचित भोज्य पदार्थ क्या है, स्टार्च। तो जैसे ही आप रोटी चावल कुछ भी खा रहे हो, आपके लार में सटा, वहीं पर उसके अंदर का स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होगी, माउथ से, और फाइनली फूड डाइजेस्ट कहां पर होगा, तो छोटी आंत में, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में, और पाचन की शुरुआत कहां, मुख में, माउथ में शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च का पाचन एमाइलेज या टायलिन माउथ के अंदर ही कर देता है। याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्न हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्न हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्न हैं, लार ग्रंथियां निम्न हैं। पहला पैरोटिड, हिंदी में भी पैरोटिड ही कहेंगे, पैरोटिड। दूसरा सब लिंगुअल, हिंदी में भी यही कहेंगे, सब लिंगुअल। और तीसरा सब मैंडीबुलर, हिंदी में भी क्या कहेंगे, सब मैंडीबुलर। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हम लोगों के मुख में पाई जाती हैं, ठीक है। पैरोटिड जो है, यह याद रखोगे आप, यह क्या है, सबसे लंबी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। पैरोटिड हम लोगों के माउथ में जो होता है वो सबसे लंबा लार ग्रंथि है, लॉन्गेस्ट है। कहां पर होता है यह लार ग्रंथि, तो गाल में, ठीक है, चिक्स, गाल में होता है। सब लिंगुअल लार ग्रंथि कहां पर होती है, जीभ के नीचे। कहां होगी, जीभ के नीचे। सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि जो है या ऊपरी जबड़े के नीचे होती है, ऊपरी जबड़ा के नीचे। तो ये 3 पेयर लार ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड हैं, ठीक है। पैरोटिड कहां से शुरू होगा, तो यहां जीभ के नीचे से गाल के अंदर गया है, और खत्म कहां पर हो जाता है, कान के पास। यहां पर जीभ के नीचे से यहां से शुरू हुआ है और कहा गया है, कान तक गया है, दोनों साइड। इसको कहते हैं पैरोटिड। ये सबसे लॉन्गेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। दूसरा सैलिवरी ग्लैंड कहां पर, जीभ के नीचे, टंग। जीभ उठा करके देखिएगा तो एक जोड़ा हरा हरा ग्लैंड दिखाई देता है, वो कौन सी ग्रंथि है, सबलिंगुअल है। और सब मैंडीबुलर कहां है, ऊपरी जबड़ा के नीचे, ये भी एक पेयर। और ये तीनों मिलकर के लार निकालेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब एक बीमारी है जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, हिंदी में कहते हैं मम्स, अंग्रेजी में कहते हैं मम्स, और हिंदी में कहते हैं गलसुआ, ठीक है। गलसुआ, अंग्रेजी में कहते हैं मम्स, ठीक है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मम्स डिजीज किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो क्या कहेंगे, पैरोटिड को, ठीक है। मम्स जो बीमारी है, गलसुआ, वो पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ये बीमारी बताओ किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, किससे होता है। मम्स बीमारी बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे होता है, हाँ।
मम्स किससे होता है बताओ? वायरस से। वायरस का नाम है पारामिक्सो वायरस। वायरस का नाम है पारामिक्सो वायरस। इस पारामिक्सो वायरस से गलसुआ रोग होता है, जिसमें पैरोटिड लार ग्रंथि फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाता है। बहुत लोगों को देखिएगा कान के नीचे पट्टी चिपकाए रखता है, देखे है ना, उसका इलार ग्रंथि क्या हो जाता है? फूल जाता है इस पारामिक्सो वायरस से। यह बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है। बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में यह स्थानांतरित हो सकता है। किस चीज के द्वारा? इन्फेक्टेड सेलाइवा के द्वारा, संक्रमित लार के द्वारा। अगर कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, उसके साथ बैठ के आप खाना खाइए या फिर पानी पीजिए और उसका लार आपके माउथ के कांटेक्ट में आ गया तो यह बीमारी प्रभावित कर देगी। इसलिए जूठा उठा खाना वर्जित है। मना कौन चाहिए? कंप्लीटली वर्जित है। पानी का बोतल वोटल शेयर करना वर्जित है। कई होता है पानी का बोतल आप उसको दीजिए, पानी पीते पीते अपना लोल सटा देता है बोतले में। अब लोल सटा दिया तो उसका लार लग गया उसके अंदर। अगर गलतियों से उसको मम्स है, उससे जो दूसरा कोई पी ले, पकड़ लेगा कौन बीमारी? फिर छटपटाना पड़ेगा। कौन दुनिया में है महाराजा? कौन साबुन लगाते हैं? स्लो है बहुत, चेंज करिए। हाँ हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो लार ग्रंथि 3 को याद कर लेना, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड मम्स को में प्रभावित, मम्स डिजीज पैरोटिड को प्रभावित करेगी। या एक वायरस डिजीज रोग है, वायरस का नाम पारामिक्सो वायरस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्रास नली, इसोफेगस। पहला माउथ था, अभी हम लोग माउथ में ही थे। दूसरा लिखिएगा ग्रास नली, इसोफेगस, ग्रास नली। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, भोजन नली तथा श्वास नली, भोजन नली तथा श्वास नली एक ही ढक्कन द्वारा, ढक्कन कैप, ढक्कन द्वारा बंद होता है, बंद होता है, जिसे एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस हिंदी में कहते हैं घंटी ढक्कन, एपीग्लॉटिस कहते हैं, एपीग्लॉटिस कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से, श्वास नली विंड पाइप, एपीग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, रोकता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एपीग्लॉटिस का नियंत्रण, एपीग्लॉटिस का नियंत्रण, नियंत्रण पश्च मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, एपीग्लॉटिस का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क का मेडुला भाग, मेडुला, मेडुला भाग करता है, मेडुला भाग करता है, मेडुला भाग करता है। हो गया? अब ध्यान से देखिए, जो हम लोगों का एक ग्रास नली है वो क्या है? सबसे पहला भाग एलिमेंट्री कैनाल का क्या हुआ? माउथ, माउथ हो गया ना। तो ये एक ट्यूब है जो कहां से निकल रहा है? माउथ से। यहां पर ऊपर में एक और ट्यूब है जो कहां से निकल रहा है? नाक से। ये नॉस्ट्रिल्स से गया, तो जो नॉस्ट्रिल से जा रहा है उसे क्या कहोगे आप? विंड पाइप, श्वास नली। और जो माउथ से निकला इसे क्या कहोगे? फूड पाइप। ठीक है, ग्रास नली या फूड पाइप, भोजन नली भी कहेंगे। ठीक है, अब ये भोजन नली जो है ये नीचे जाने के बाद कहां पर खुलेगा? कहां पर खुलेगा? अमाशय में, स्टमक में खुलेगा। और ये जो श्वास नली है यहां पर है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। और यह कहां खुलेगा? फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर खुलेगा। समझ में आ रहा है? और दोनों एक साथ आ रहा है। और यहां पर ये वाला जो इसका भाग होगा पूरा का पूरा,
यहां वाला जो इसका भाग है यहीं पर एक इस तरीके का कैप लगा रहता है, ठीक है, इस तरीके का एक कैप लगा रहता है यहां पर। अब जब आप ब्रीदिंग करोगे, सांस लोगे, तो सांस लोगे तो यहां से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड माने एयर वो आएगा, और इसी भाग को हम लोग कहते हैं क्या, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस तो एक ही कैप है जिससे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का दोनों बंद है, ये वाला भाग एपीग्लॉटिस है। अब जब आप सांस लोगे तो यहां से एयर आएगा, और एयर कहां चला जाएगा, फेफड़ा में, और जब आप भोजन निगलोगे तो यह इधर खुलेगा और भोजन कहां चला जाएगा, अमाशय में, ठीक है। तो एपीग्लॉटिस का मुख्य काम क्या हुआ, भोजन को कहां जाने देना, अमाशय में, और श्वास नली में जाने देने से रोक देना, और इसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा करता है। पूरा नाम मेडुला ऑब्लेंगाटा है, मेडुला भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन करेगा, मेडुला करेगा। और हम लोगों का ब्रेन जो है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, 3 भाग में है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो ये जो मेडुला ऑब्लेंगाटा है, पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यही इस एपीग्लॉटिस को कंट्रोल करता है। कई बार आप भोजन करिए और भोजन करते समय दिमाग कहीं और बिजी कर दीजिए, कुछ और सोचने लगिए, उस समय क्या होता है, सरक जाता है। हम लोग कहते हैं कि नानी याद कर रही है, मौसी याद कर रही है, कहते हैं ना, सरक जाता है। तो सरक क्यों जाता है कि नानी आपको याद नहीं कर रही है, आप नानी को याद कर रहे हैं, ठीक है। अब नानी के पास दिमाग गया हुआ है और उसी समय भोजन निगल लिए। अब निगले तो यहां पर जैसे ही आया उस समय मेडुला पूछेगा कि इधर भेजे इसको कि इधर भेजे। अब मेडुला आपका कहाँ है, नानी के पास है, ठीक है। उस समय ये डिसीजन नहीं ले पाता है और भोजन कहाँ घुस जाता है, श्वास नली के भीतर, उसी को कहते हैं सरकना। आप ग्लास से लगातार पानी पियो, जितना देर आप पानी पियोगे उतना देर आप सांस नहीं ले पाओगे। पानी पी रहे हो जितना देर, अगर लगातार पी रहे हो उस बीच में सांस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये पाइप एक ही है, यहाँ डक्ट एक ही है, वो डक्ट या तो इधर खुलेगा या फिर इधर खुलेगा। और गलती से कहोगे ना हम बिहारी है, सांस लेवे करेंगे, ठीक है, तो पानी जाने वाला था अमाशय से, निकलेगा कहां से, नाक से। कई बार आता है जैसे चावल खा रहे हैं, अचानक से छींक आ जाए, भात कहां से निकलता है, 2-3 दाना नाक से, दिन भर ये ट्यूब लहरते रहेगा विंड पाइप दिन भर लहरते रहता है ना। अब विंड पाइप को आदत है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने का, आप वहां पर भुजिया पाउडर मसाला पहुंचा दिए हैं, दाल पहुंचा दिए हैं, तो दिन भर डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो एपीग्लॉटिस है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। यही जो मेडुला है ये उल्टी का केंद्र है, निगरण का केंद्र है। उल्टी मतलब वोमिटिंग आता है, उसका भी नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ही करता है। भोजन को निगलने का भी नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ही करता है। आप 1 मिनट में कितना बार सांस लेंगे उसका भी डिसीजन कौन करेगा, मेडुला करेगा। आपका हृदय 1 मिनट में कितना धड़केगा उसका भी नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला करेगा। इन सबका नियंत्रण का केंद्र मेडुला है। उल्टी का, निगरण का, श्वसन दर का, हृदय के गति का, इन सबका नियंत्रण मेडुला के हाथ में। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो आप, कितना बार, फिर से बोलो। अब बताओ आदमी हो कि गेंडा हो भाई, 72 बार सांस लेते हो आप। अच्छा कौन है जो 72 बार सांस लेता ही बताओ, बोला तो बहुत लोग था। हैं? तो 72 फिर कैसे बोले आप, हैं? हाँ ये है हम लोगों का पल्स रेट या हार्ट बीट। 72 बार क्या है, पल्स रेट या हार्ट बीट है। सांस लेना सब हवा आप ही टान चाहिएगा, बाकियों को मिलेगा ही नहीं। 1 मिनट में हम लोग लेते हैं 15 से 17 बार, ठीक है। ब्रीदिंग रेट कितना है, 15 से 17 बार। पर 15 से 17 बार मतलब क्या, एक बार सांस अंदर खींचे और फिर बाहर छोड़े, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये 2 नहीं हुआ, कितना हुआ, 1 हुआ। और ये कुल मिलाकर के 1 मिनट में 15 से 17 बार चलता है। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों में यह 20 बार तक होता है, क्योंकि उनका फेफड़ा छोटा छोटा होता है ना, तो बच्चों में ज्यादा होता है, 20 बार तक होता है। बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो लोग हवा बचाते हैं, उनमें कम होता है, उनमें 12-13 बार में काम चल जाता है। और जो सब यही रहेगा 15 से 17 बार। वयस्क व्यक्ति में इन लोगों का ड्यूटी है हवा बचाना तो 15 से 17 बार सभी में, ठीक है। इन सबका नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला। चलिए अगला हेडिंग बनाइए, आमाशय, स्टमक। तीसरा आमाशय,
घंटी ढक्कन बोलेंगे। कैपिग्लॉटिस नहीं था जी, एपीग्लॉटिस था। अच्छा, एपीग्लॉटिस था, हिंदी में कहते हैं घंटी ढक्कन। चलिए अगला हेडिंग बना लीजिए, अमाशय। अमाशय, अमाशय का अगर आपसे लेंथ पूछे, लंबाई, तो याद रखेंगे 10 इंच, और अगर चौड़ाई पूछे, विड्थ, तो याद रखेंगे लगभग 4 इंच। एग्जैक्टली नहीं, लगभग में। लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 4 इंच। ठीक है, अमाशय का। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह जे आकार का होता है। जे जैसा, ऐसे जे शेप। यह जे आकार का होता है, यह जे आकार का होता है। अगला पॉइंट, इसमें जठर ग्रंथियां, ब्रैकेट में लिख लेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथियां, ब्रैकेट में लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जो जठर रस, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकालता है, जो जठर रस निकालता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जठर रस के निम्न भाग हैं, जठर रस के निम्न घटक हैं, जठर रस के निम्न घटक हैं, निम्न घटक हैं। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला HCl, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह एक प्रबल अम्ल है। प्रबल माने स्ट्रॉन्ग, प्रबल अम्ल है जो भोजन को काइम, CHYME, हिंदी में कहा जाता है लुगधी, जो भोजन को काइम में बदल देता है। हाँ, लुगधी, काइम में बदल देता है, तथा भोजन को रोगाणुओं से मुक्त बनाता है। भोजन को रोगाणुओं से मुक्त करता है। दूसरा लिखिएगा, सेकंड, पेप्सिनोजेन। हिंदी में भी पेप्सिनोजेन ही कहते हैं, पेप्सिनोजेन। इसमें लिखिएगा, यह निष्क्रिय एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम, निष्क्रिय एंजाइम है, जो HCl से मिलके सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तब इसे पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन कहते हैं। यह कैसीन प्रोटीन, कैसीन, CASEIN, कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। हो गया। और तीसरा लिख लीजिएगा, म्यूकस। अमाशय की भीतरी दीवार
अमाशय की भीतरी दीवार म्यूकस की बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है, जो HCl से अमाशय की रक्षा करती है, HCl से अमाशय की रक्षा करती है, रक्षा करती है। हो गया? चलिए इसको देखिए, समझिए पहले। ये हो गया हम लोगों का क्या, ईसोफेगस। ठीक है, माउथ से निकला तो क्या कहलाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस आकर के किस में ओपन होगा, बोलो, अमाशय में। ठीक है, अमाशय जो है यह किस में खुलेगा, छोटी आंत ना, अमाशय किस में खुलेगा, छोटी आंत में। छोटी आंत हम लोगों का जो होता है यह किस में, यहां पर है अपेंडिक्स। छोटी आंत किस में खुलेगा, बड़ी आंत में। छोटी आंत जो है यह ओपन हो जाएगा बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहां पर हम लोगों के बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं लीवर, और यहां पर है पैनक्रियाज। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्टमक का फंक्शन देखिए। स्टमक का अगर आपसे पूछे लंबाई, टोटल लेंथ, तो याद रखोगे कितना, 10 इंच। और इसका ये विड्थ अगर पूछे तो लगभग याद रखेंगे कितना, 4 इंच। ठीक है, अब स्टमक का शेप अगर आपसे पूछे तो कैसा कहोगे, जे शेप। अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है अगर पूछे तो क्या कहोगे, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। अब भाई ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ इंजाइम बनाएगा ना, ग्रंथि है तो कोई पदार्थ बनाएगा, तो जठर ग्रंथि, कौन सा रस, जठर रस। ठीक है, अब रस बनता है घर में तो उसमें चीनी, नींबू, नमक, बहुत सारा चीज रहता है, पानी, तो ये भी रस है। तो इस रस में कितना चीज है, 3 चीज है। कौन कौन सा, HCl, दूसरा क्या है, पेप्सिनोजेन, और तीसरा क्या है, म्यूकस। ये 3 चीज हम लोगों के जठर रस के अंदर में पाया जाता है, कंपोनेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस का। अब यहां पर जो भोजन है जिसके अंदर क्या स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद आपने उसको निगला, अब वो भोजन जाएगा कहां पर, स्टमक में, अमाशय में। और याद रखना है अमाशय में भोजन लगभग कितने देर रहता है, 5 घंटे। ठीक है, अमाशय में भोजन को रहना है लगभग 5 घंटा तक। तो भोजन कहां चला आया, अमाशय के अंदर। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस बनाएगा तो क्या बनेगा वहां, HCl। तो यहां पर इस भोजन के साथ क्या मिल रहा है बताओ, HCl। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि त्वचा पर गिर जाए तो हड्डी तक को जला दे। ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि मांस पर गिरे तो हड्डी उड्डी सब में छेद कर दे। उतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके अमाशय के अंदर बन रहा है। तो स्वाभाविक सा बात है कि इस भोजन जो कि भोजन यहां पर है, उस भोजन का ही हालत खराब करेगा, एकदम भोजन को लेई के जगह तरह बना देगा। क्यों लेई के तरह बनाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां के बाद भोजन आना है कहां, छोटी आंत में। और अमाशय और छोटी आंत जहां जुड़ा होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक कैविटी। और यह पाइलोरिक कैविटी मानव शरीर की सबसे नैरोवेस्ट कैविटी होती है, सबसे पतली गुहा होती है। थोड़ा भी फूड अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स रह गया तो वो फूड यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए उस भोजन को बहुत पतला बनना पड़ता है। उस पतले भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्लियर, एक और पॉइंट लिखिए फिर ज्यादा क्लियर होगा। लिखिएगा, अमाशय के 3 भाग हैं, अमाशय के 3 भाग हैं। पहला फुंडिक, इंग्लिश में भी फुंडिक ही कहते हैं। दूसरा कार्डियक, तीसरा पाइलोरिक। पाइलोरिक, और पाइलोरिक में लिख लेंगे मानव शरीर की सबसे पतली गुहा, नैरोवेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर की सबसे पतली या संकरी भी कह सकते हैं, संकरी गुहा। लिख लिए। अब देखिए, अब ये तीनों है क्या वो समझ लो। देखो, एक स्टमक आपका कहां जुड़ रहा है, किसके साथ? एक यहां अमाशय आपका किससे जुड़ रहा है? ग्रास नली से जुड़ा हुआ है ना। तो अमाशय और ग्रास नली जहां पर जुड़ते हैं, इसी भाग को क्या कहा जाता है? फुंडिक। क्या कहा जाता है? फुंडिक कहा जाता है। जहां पर अमाशय छोटी आंत से जुड़ता है, सॉरी ग्रास नली से जुड़ता है। अमाशय का जो ये मिडिल भाग है इसको कहते हैं कार्डिएक। क्या कहेंगे? कार्डिएक। और अमाशय और छोटी आंत जहां जुड़ रहा है इस भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। ठीक है, अमाशय और ग्रास नली का जुड़ाव फुंडिक, अमाशय का मध्य भाग कार्डिएक, अमाशय और छोटी आंत का जुड़ा हुआ भाग पाइलोरिक। ठीक है, अब ये पाइलोरिक नैरोवेस्ट कैविटी है, अब समझ में आएगा आपको पूरा। तो यहां पर भोजन 5 घंटा रहेगा, मैंने 5 घंटा उस भोजन को जूझना है किससे? HCl से। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। तो HCl क्या काम करेगा? इस भोजन के अंदर अगर कोई रोगाणु होगा, पैथोजेंस होगा, उसको मार देगा। दूसरा काम क्या करेगा? उस भोजन को आगे पाइलोरिक द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करना है तो वो भोजन को काइम के रूप में बदल देगा। काइम इज व्हाट? हाईली एसिडिक मीडियम ऑफ फूड। भोजन का सबसे अम्लीय रूप क्या कहलाता है? काइम। और वो बनता है कैसे? HCl से मिलकर। ठीक है, तो काइम में बदल गया। अब वो काइम बहुत आसानी के साथ यहां से आगे बढ़ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर कौन सा है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कैसा है? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब कोई काम नहीं करने वाला, कोई काम नहीं करेगा, निष्क्रिय है। अब वो जैसे ही पेप्सिनोजेन HCl से मिला वो कन्वर्ट होगा किस में? पेप्सिन में। और पेप्सिन में बदलते ही वो सक्रिय हो जाएगा और वो पाचन करेगा किसका? कैसीन का। किसका करेगा? कैसीन का। और कैसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन कहां पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो दूध में जो कैसीन प्रोटीन है उसका डाइजेशन कर देगा कौन? पेप्सिन। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना या फिर घुमाना हो तो क्वेश्चन पूछता है कि शिशुओं में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। अगर आपसे शिशुओं में पूछे दूध के पाचन के लिए तो याद रखना है रेनिन, और हम लोगों में पूछे तो वहां पर पेप्सिन हो जाएगा। या प्रोटीन का पाचन पूछे तो पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, और शिशुओं में दूध के पाचन के लिए रेनिन। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, क्या, हाँ अभी एक है इसमें। तीसरा इसका कंपोनेंट कौन सा है? म्यूकस। तीसरा क्या है? म्यूकस। तो अमाशय जो है उसका इनर वाल जो है, आंतरिक भाग, यह पूरा का पूरा किससे बना हुआ रहता है? म्यूकस। यह अंदर का जो पूरा इसका भाग है यह बना हुआ है म्यूकस से। म्यूकस का काम क्या है? जो HCl यहां बन रहा है उस HCl को यह अमाशय के संपर्क में नहीं जाने देगा। अगर HCl अमाशय के संपर्क में आए तो अमाशय तो खत्म, तुरंत जला उला करके पूरे एलिमेंट्री कैनाल को खत्म कर देगा। देखिए, म्यूकस का एक मोटा परत होता है जो पूरे अमाशय में बनता रहता है, लगातार गैस्ट्रिक जूस के द्वारा बनता रहता है, और वह HCl को अमाशय के संपर्क में जाने से रोक देता है, जिससे अमाशय HCl से सुरक्षित रहता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब कई बार नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, अनियमित भोजन के कारण, अनियमित भोजन के कारण, अनियमित भोजन के कारण HCl द्वारा अमाशय की क्षति, HCl द्वारा अमाशय की क्षति माने डिकम्पोज होना अमाशय, HCl द्वारा अमाशय की क्षति, पेप्टिक अल्सर, अमाशय की क्षति, पेप्टिक, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहलाता है, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अभी इरेगुलर किसी का डाइट है, हम लोगों को भोजन की आवश्यकता, भूख कब पता चलता है? जब गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl बनाएगा। तो स्टमक में HCl बन गया तब हम लोग को भूख लगेगा, और आप भोजन में कोई पदार्थ ले ही नहीं रहे हैं,
और जब नहीं ले रहे हैं तो आपका HCl बन रहा है, वो HCl अब क्या करेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या काम करेगा, इस म्यूकस को ही डिकम्पोज करेगा। समझ में आ रहा है? लगातार HCl बन रहा है और उसको कुछ मिल नहीं रहा है फूड, तो वो क्या करेगा, इस म्यूकस के परत को, मान लो इतना दूर का यह म्यूकस का परत क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। अब इतना दूर का म्यूकस जो डिकम्पोज हुआ, इतना दूर तो HCl जाकर के अटैक करेगा ही ना, इतना दूर के अमाशय पर एक गड्ढा जैसा संरचना इस तरीके का बना देगा, और यही गड्ढा जैसा संरचना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। खाली अगर अल्सर लगा हुआ रहे तो अल्सर माने कैंसर को भी कहते हैं, तंबाकू वगैरह खाने से गाल में जो कैंसर होता है उसको भी क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। लेकिन अगर पेप्टिक अल्सर लिखा हुआ रहे तो अमाशय के अंदर के घाव को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो अब वो रिसर्च का विषय है। ठीक है, चलिए अमाशय में इतना ही। अगला हेडिंग बनाएंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। हो गया, छोटी आंत लिख लिए। इसमें लिखिएगा इसकी लंबाई 7.4 मीटर होती है। 7.4 मीटर होती है, 7.4 मीटर होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं। पहला भाग ग्रहणी, ड्यूडेनम अंग्रेजी में कहते हैं, ग्रहणी ड्यूडेनम। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। छोटी आंत को डायरेक्ट ऐसे लिख लेना, SI लिख लेना, समझ जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना। SI का पहला भाग, SI का पहला भाग ग्रहणी में, SI का पहला भाग जहां अम्लीय भोजन माने एसिडिक फूड, अम्लीय भोजन काइम, CHYME काइम माने लुगधी, जहां अम्लीय भोजन काइम का रूपांतरण क्षारीय अवस्था माने एल्कली मीडियम, क्षारीय अवस्था, अम्लीय भोजन काइम का रूपांतरण क्षारीय अवस्था, इंग्लिश में एल्कली मीडियम कहेंगे, क्षारीय अवस्था काइल, CHYLE काइल, काइल ही कहते हैं इसको, हिंदी में भी काइल कहेंगे, काइल में हो जाता है, जब वह पित्त रस बाइल जूस, जब वह पित्त रस बाइल जूस, BILE बाइल जूस, पित्त रस तथा अग्नाशयी रस पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस पैनक्रिएटिक जूस, जिसे क्रमशः लीवर और पैनक्रियाज, जिसे क्रमशः लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और अग्नाशय, लीवर और पैनक्रियाज स्रावित करते हैं से वह मिलता है। अग्नाशय
से मिलता है। ग्रहणी के बाद दूसरा लिखिएगा जेजुनम। जेजुनम डैश देकर लिखिएगा। यह SI का मध्य भाग है। SI का मध्य भाग है जहां भोजन का आंशिक पाचन, पार्शियली डाइजेशन, आंशिक पाचन, पार्शियली डाइजेशन, आंशिक पाचन होता है, होता है। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा इलियम, तीसरा भाग है इलियम। यह SI का सबसे लंबा भाग है। यह SI का सबसे लंबा भाग है। हाँ, सबसे लंबा भाग है जहां भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण पाचन होता है। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, इलियम के आंतरिक दीवार पर, इलियम के आंतरिक दीवार पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। उंगली नुमा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें इलियम के आंतरिक भाग पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें विलाई, बिलाई नहीं करना, विलाई, ठीक है, ब हो जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगा। विलाई कहते हैं, विलाई कहते हैं। यह पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को, पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को अवशोषित करता है। हो गया। अब इसको फटाफट समझिए। देखिए एक बार रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। इस तरीके का हो गया, मान लो छोटी आंत, ठीक है। अब छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है, देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रहणी या ड्यूडेनम। दूसरा भाग है, इसको क्या कहेंगे, जेजुनम। और तीसरा भाग है इलियम। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बढ़ते क्रम में छोटी आंत को अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डी माने ड्यूडेनम, ड्यूडेनम माने ग्रहणी, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा कि सबसे छोटा, सबसे छोटा। ग्रहणी क्या है, सबसे छोटा। इसके बाद दूसरा कौन सा है, जेजुनम, दूसरा है जेजुनम। और तीसरा कौन सा है, सबसे बड़ा, इलियम। तो बढ़ते क्रम में रहे तो ऐसे याद रखिएगा। इलियम क्या है, सबसे लंबा। सबसे छोटा कौन है, ड्यूडेनम। और ग्रहणी बीच वाला है, ठीक है। अब इसका काम समझो, खूब अच्छे से ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर रहे कि मनुष्य में भोजन के पाचन की शुरुआत किस अवस्था में होती है, भोजन का पाचन का शुरुआत हम लोगों के बॉडी में हुआ तो किस अवस्था में शुरू हुआ था, एसिडिक हुआ था ना। लार के अंदर भोजन मिला तो अम्लीय ही ना हो गया। अमाशय में भोजन गया HCl से मिला तो क्या हो गया, अम्लीय। लेकिन क्वेश्चन आया कि भोजन संपूर्ण रूप से किस अवस्था में जाकर के पचता है, तो क्या कहेंगे, अल्कलाई मीडियम में, क्षारीय अवस्था में डाइजेशन होता है। कैसे वो समझो। यहां पर अमाशय में जो भोजन आया था उसका रूपांतरण किसमें हो गया था, काइम में। अब यह काइम इस ड्यूडेनम में प्रवेश करेगा ना पाइलोरिक कैविटी द्वारा। तो बताओ यह काइम कैसे बना था, जब फूड HCl से मिला
अब इसका पीएच मान लगभग है कितने के बराबर, 2 के बराबर, 1.6 समथिंग होता है। तो अमाशय तो बच गया था क्योंकि उसके पास है म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर वह 2 पीएच वाला भोजन आपके ग्रहणी ड्यूडेनम में आ जाए तो यहां तो म्यूकस है ही नहीं, तो ये ड्यूडेनम जल सकता है कि नहीं जल जाएगा, पूरा जल जाएगा ना। तो यहां पर वो एसिडिक फूड चेंज हो जाता है तुरंत, किसमें, एल्कली मीडियम में। कैसे, तो यहां है हम लोगों का लीवर, है ना। लीवर कौन सा जूस बनाता है, बाइल जूस, जिसको पित्त रस कहते हैं। पैनक्रियाज कौन सा जूस बनाता है, पैनक्रिएटिक जूस, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। तो बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस ये दोनों आकर के गिरते हैं कहां पर, ग्रहणी में। तो ग्रहणी में आता है काइम, जो कि अम्लीय है, एसिडिक है, और ये टर्न हो जाता है किसमें, काइल में, जो कि बेसिक है, क्षारीय है। ठीक है, तो भोजन के पाचन की शुरुआत अम्लीय अवस्था में, भोजन पचेगा क्षारीय अवस्था में। तो ड्यूडेनम में केवल क्या होता है, अम्लीय भोजन क्षारीय में बदल जाता है, बाद बाकी कोई काम नहीं होता, पाचन का कोई खास काम यहां नहीं होता। दूसरा, वो भोजन कहां जाएगा, जेजुनम में, यहां आंशिक पाचन होगा, पूरा नहीं पच जाएगा, आंशिक, पार्शियली डाइजेशन होगा। और फाइनल डाइजेशन कहां पर हो जाएगा, इलियम में। अब इलियम में आपने जो खाया, चना खाओ चाहे जिलेबी खाओ, बनेगा क्या आपके बॉडी में, ग्लूकोज। कुछ भी खाओ बनना है ग्लूकोज। हम ऐसे ही क्लास में बोले चना खाओ चाहे जिलेबी खाओ, बनेगा ग्लूकोज। और ये क्वेश्चन पूछ दिया 68वीं बीपीएससी में, ठीक है, कि भोजन पचने के बाद हम लोगों के शरीर को उससे क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो आप कुछ भी खाते हो उसका रूपांतरण किसमें होना है, ग्लूकोज में। तो यहां पर इलियम में जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उस फूड से क्या निकला, ग्लूकोज। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो इलियम है, इस इलियम में इस तरीके का ढेर सारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं को कहते हैं विलाई। और ये विलाई में होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, अब जो भी ग्लूकोज निकला उस ग्लूकोज को यह विलाई एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और इस विलाई में आता है कौन, ब्लड। हम लोगों के शरीर का रक्त जो है वह आता रहता है विलाई के अंदर। तो जो भी ग्लूकोज है उसे एब्जॉर्ब किया विलाई, और उस ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा हम लोगों के पूरे शरीर में भेज देगा। तो ग्लूकोज की जरूरत हम लोगों के पाचन तंत्र को है कि शरीर की कोशिका को है, सेल को है ना। तो अगर ग्लूकोज यहीं रह जाएगा तो आपको ऊर्जा मिल जाएगा, नहीं। तो भोजन पचा फाइनली इलियम में, और उसका माइक्रोबिलाई उस पचे हुए भोजन से सारे ग्लूकोज को अवशोषित कर करके रक्त के द्वारा शरीर की पूरी कोशिकाओं में पहुंचा देने का काम करता है। तो सबसे ईमानदार कौन है, हम लोगों का पाचन तंत्र। ठीक है, पूरा काम करके अपने पास कुछ रखता नहीं है, सब कहां दे दिया, बॉडी के सारे सेल को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो सारा ग्लूकोज गया सेल में, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है भोजन का, उत्सर्जी पदार्थ, वो छोटी आंत उसको फेंक देगा कहां पर, बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत उसे कहां फेंकेगा, बड़ी आंत में। जब उसका सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया तो वो बड़ी आंत के अंदर उसको फेंक देगा। फिर बड़ी आंत में क्या होगा वो आगे लिखाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किन्हीं को तो बताइए, नहीं है। बड़ी आंत हेडिंग बनाइए, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, हो गया। डैश देके लिखिएगा, इसकी लंबाई इस, कहाँ स्पीड है जी, अच्छा लिखाने का स्पीड। अभी कोई बात नहीं, यहां जाने के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं ना थोड़ा सा हाथ का, ठीक है। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें लिखो इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, हो गया 1.5। अच्छा, क्वेश्चन अगर आए कि छोटी जो शाकाहारी जीव है, हर्बीवोरस है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा कि मांसाहारियों का, की अधिक होगी या शाकाहारियों की,
शाकाहारियों का, याद रखना है, शाकाहारी जो जीव होते हैं ना उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटा, सॉरी बड़ा, और मांसाहारियों का क्या होता है, छोटा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शाकाहारी जीवों को क्या पचाना है, सेलुलोज। क्या पचाना है, सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाना, सेलुलोज कैसा है, तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, बहुशर्करा है, तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो मुश्किल है तो छोटी आंत का लंबाई शाकाहारियों में क्या बना दिया जाता है, अधिक बना दिया जाता है, और मांसाहारियों में कम बना दिया जाता है, क्योंकि मांसाहारी मांस खाएगा तो उसमें तो सेलुलोज है नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये फैक्ट याद रखना है। बड़ी आंत की लंबाई केवल कितनी होगी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होगी। बड़ी आंत क्यों? क्योंकि इसका जो विड्थ है वो छोटी आंत की अपेक्षा ज्यादा है, अधिक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से, पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण है, जल का अवशोषण है, जल का अवशोषण है। अगला पॉइंट, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं। पहला, पहला लिखिएगा सीकम, हाँ सीकम, सीकम, सीकम में लिखिएगा, इसका एक किनारा, इसका एक किनारा उंगली नुमा संरचना द्वारा बंद होता है, उंगली नुमा संरचना द्वारा बंद होता है, जिसे, जिसे अपेंडिक्स, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। हो गया? ब्रैकेट में लिख लेना वेस्टिजियल ऑर्गेन या फिर अपशिष्ट अंग, अपशिष्ट अंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन, अपशिष्ट अंग, वेस्टिजियल ऑर्गेन। हो गया? सीकम के बाद दूसरा लिखिएगा कोलन, COLON, कोलन। कोलन में लिखिएगा, यह सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है जो जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। थर्ड लिखेंगे मलाशय या रेक्टम, डैश देकर के इसमें लिखिएगा, यहां उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से जमा होता है, उत्सर्जी पदार्थ अस्थायी रूप से जमा होता है। हो गया? जमा होता है। अब देखिए इसको इसी डायग्राम पर क्लियर कर देते हैं। यहां पर देखिए छोटी आंत जो है वो किसमें जाकर के खुल रहा है, बड़ी आंत में खुल रहा है। तो बड़ी आंत जो है और छोटी आंत, इन दोनों का जो ज्वाइंट है, जो जुड़ा हुआ भाग है, इसी भाग को क्या कहते हैं, सीकम। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां जुड़ रहे हैं उस जुड़े हुए भाग को कहेंगे सीकम। अब सीकम का एक किनारा या आप देख रहे हो उंगली नुमा संरचना से क्या है, बंद है, इसको क्या कहेंगे, अपेंडिक्स इसको कहा जाता है। अब अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है, बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका कोई काम शरीर में नहीं है, डाइजेशन वगैरह में किसी में इसका कोई रोल नहीं होता है। कई बार ये खतरनाक भी हो जाता है, इसीलिए विकसित देशों में कभी भी एब्डोमेन की कोई सर्जरी होती है तो अपेंडिक्स वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है? क्योंकि पाचन में इसका कोई काम ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, उस वेस्ट को छोटी आंत कहां भेजता है, बड़ी आंत में, ऐसे भेजता है।
तो कई बार वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के कुछ पार्टिकल आकर के अपेंडिक्स में फंस भी जाते हैं, जिससे अब यहां से निकलने का तो कोई उनका रास्ता है नहीं, तो अपेंडिक्स क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, फट जाता है। ज्यादा देर उसमें फूड पार्टिकल फंसा रहा तो अपेंडिक्स को क्या करता है, बस्ट कर दिया, फाड़ दिया। अब फटने के बाद उसका जो टॉक्सिन है वह पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिससे मौत भी हो जाती है। तो कई लोगों को सुने होंगे कि अपेंडिक्स की सर्जरी करवानी पड़ी। क्यों करवानी पड़ी, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल एक्सक्रीटरी वेस्ट आके के फंस गए जो बाहर नहीं निकल सके, और वो सड़ने के बाद टॉक्सिन को एलिमेंट्री कैनाल में फैला देते हैं, जिससे दर्द भी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, शरीर से रिमूव करा दिया जाता है। अब यहां हो गया सीकम। सीकम के बाद आप जैसे बढ़ेंगे आगे तो ये पूरा का पूरा जो सबसे लंबा भाग है यहां तक का, यह पूरा क्या है, कोलन है। सीकम केवल ज्वाइंट वाला पोर्शन, जैसे ड्यूडेनम छोटी आंत में यहां पर क्या था, यहां पर ये है इलियम, या इलियम क्या है, केवल इलियम कह रहे हैं इसको, क्या कहते हैं, पाइलोरिक कैविटी। अमाशय और छोटी आंत की ज्वाइंट क्या है, पाइलोरिक कैविटी। तो पाइलोरिक माने क्या, केवल जुड़ा हुआ भाग। तो वैसे ही छोटी और बड़ी आंत का केवल ज्वाइंटेड पार्ट जो है वह कौन सा है, सीकम। सीकम के बाद यह पूरा जो है इसे क्या कहेंगे, कोलन। अब इसी कोलन में क्या होगा, बड़ी आंत का मुख्य काम पूछे तो एक लाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन का, जो भी अवशोषित भोजन है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है जिसे शरीर से निकलना है, उसके अंदर अगर कुछ भी जल की मात्रा है उसे एब्जॉर्ब कर लेना, ये बड़ी आंत का काम है। एक लाइन में इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन इसमें से कौन करता है, बड़ी आंत का कौन भाग, कोलन। कौन करेगा, कोलन। और जब उसमें से वाटर पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एब्जॉर्ब हुआ वेस्ट जो है, वाटर एब्जॉर्ब जो वेस्ट है वो यहां आकर के रेक्टम के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है, फिर एनल कैविटी के द्वारा बॉडी से वो रिमूव्ड हो जाता है। क्लियर। तो ये था पूरा का पूरा बड़ी आंत। अब बच रहा है दो ग्लैंड। पहला ग्लैंड लिखिएगा पैनक्रियाज, अग्नाशय। छोटा सा हेडिंग बनाना, आंत्र ग्रंथि, इसे आज खत्म कर देते हैं। आंत्र ग्रंथि, सॉरी आंत्र मत लिखना, आंत्र ग्रंथि कितने नंबर पर लिखाए थे एक बार देखिए तो, चेक करके। हाँ, पाचन ग्रंथि में लास्ट है, उसमें पहला ग्रंथि कौन सा है, उसमें यकृत है। उसमें दो ग्लैंड हम लोग पढ़ लिए, लार ग्रंथि और जठर ग्रंथि। ये दो हो गया ना, तो क्या को बच रहा है, तीन बच रहा है। चलिए तो पहला इसमें लिखिएगा, हाँ पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह बाह्य स्रावी, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन, होती हैं। यह बाह्य स्रावी होती है। हो गया। अब देखो ग्लैंड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक अंतःस्रावी और एक बाह्य स्रावी। तो इसमें कई बार कंफ्यूज होता है कि अंतःस्रावी किसे कहेंगे, बाह्य स्रावी किसे कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, जो भी ग्लैंड हम लोगों के शरीर में इंजाइम निकालता है वह कैसा होगा, एक्सोक्राइन, बाह्य स्रावी होगा। और जो भी ग्लैंड हम लोगों के शरीर में हार्मोन निकालता है वह क्या होगा, इंडोक्राइन, मतलब अंतःस्रावी होगा। याद रहेगा, इंजाइम निकालने वाले सारे ग्लैंड एक्सोक्राइन, हार्मोन निकालने वाले सारे ग्लैंड इंडोक्राइन। तो यहां पर पाचन में इंजाइम का काम है कि हार्मोन का, इंजाइम का। हार्मोन क्या काम करता है, वृद्धि का, बॉडी को ग्रोथ कराता है, और इंजाइम डाइजेशन कराता है। तो पाचन में तो डाइजेशन का ही रोल है ना, पाचन तंत्र में डाइजेशन का ही रोल है। तो जितना सारा 5 ग्लैंड का नाम आपको लिखाए हैं वे सब ग्लैंड किस में आएंगे, एक्सोक्राइन में आएंगे, क्योंकि उन सबका काम क्या निकालना है, इंजाइम। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंजाइम किस पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं, तो क्या कहोगे, प्रोटीन। इंजाइम सब किससे बना रहता है, प्रोटीन से। एक लाइन लिखा रहता है, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट इंजाइम। ठीक है, जितने सारे इंजाइम होते हैं वे सभी क्या हैं, प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन इंजाइम। इन्हीं इंजाइम्स को एक और नाम दिया जाता है बायो उत्प्रेरक। इंजाइम्स जो होते हैं उन्हें बायो उत्प्रेरक कहा जाता है, बायो कैटलिस्ट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पाचन की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दें या घटा दें, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो इंजाइम को ही कहा जाता है बायो उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट। ठीक है, सारे के सारे इंजाइम किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन के। क्लियर। तो पहला पॉइंट लिखा है कि जो भी पाचन ग्रंथियों के बारे में हम लोग लिखेंगे वे सभी ग्रंथियां कैसे होंगी, एक्सोक्राइन। क्लियर।
अब पहली ग्रंथि का नाम लिखना, यकृत, लीवर। लीवर डैश देकर के लिखिएगा। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है जिसका भार 1.5 kg 1.5 kg है, 1.5 kg है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो गया? सबसे लंबा ग्रंथि कौन सा है? समझ रहे, ग्रंथि है जी, वो अंग है ना। सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्लैंड, गला में है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रंथि पीनियल ग्लैंड। ये सब नहीं याद किए हैं? यूट्यूब पर 2-4 हजार बार एक सब क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं साइंस के अंदर, वो सब देख लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। चलिए, तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो गया? लीवर। कितना वेट है इसका? 1.5 किलोग्राम। ठीक है, 1.5 kg इसका वजन होता है। अगला पॉइंट, यह पित्त रस स्रावित करता है, बाइल जूस। यह पित्त रस माने बाइल जूस स्रावित करता है। ठीक है, तो बाइल जूस बनाता कौन है? लीवर। और वो बाइल जूस जमा कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का नाम सुने हैं? पित्त की थैली। ठीक है, तो पित्ताशय द्वारा यानी लीवर द्वारा बाइल जूस बनाया जाएगा और वो जाके जमा कहां पर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में जमा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लीवर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह आरबीसी के विघटन डिकम्पोजिशन, यह आरबीसी के विघटन का केंद्र है, आरबीसी के विघटन का केंद्र है। अगला पॉइंट, यह यूरिया कॉमा अमोनिया कॉमा यूरोक्रोम बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अमोनिया हम लोगों के बॉडी में कौन बनाता है? लीवर। ठीक है, अमोनिया के कारण हम लोग के बॉडी में क्या होता है बताओ? याद रखना है, यूरिन में जो स्मेल होता है, यूरिन में जो दुर्गंध होता है, वो किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। और उस अमोनिया को बनाता कौन है? लीवर। दूसरा कंपोनेंट ये क्या बना रहा है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? तो यूरिन का पीला रंग, तो यूरिन का जो येलोविश कलर है वह किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, और उसे भी सिंथेसाइज करता है लीवर। ठीक है, एक और उसका काम है क्या? काइम को किसमें बदलना? काइल में। अभी बताए थे ना, लीवर के द्वारा जो बाइल जूस छोटी आंत में जाएगा तो काइम किसमें बदल जाएगा? काइल में। ये सब काम लीवर करता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा आप लिखिएगा, अग्नाशय, पैनक्रियाज। लीवर के बाद दूसरा लिखिएगा अग्नाशय। अग्नाशय अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियाज। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। पैनक्रियाज लिखिएगा, यह एक मिश्रित ग्रंथि मतलब मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है। अब देखो, मिश्रित का मतलब क्या है? यह अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी, तभी तो कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। और जो दोनों यह काम करेगा, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी, वो इंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन भी निकालेगा। तो पहले इसका इंजाइम हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखिएगा, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस
निकलता है, जिसके निम्न घटक हैं। पहला ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा लाइपेज, यह वसा का पायसीकरण मीन्स इमल्सिफिकेशन वसा मतलब फैट होता है, ठीक है ना, करता है। थर्ड लिखिएगा एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और चौथा लिखेंगे न्यूक्लिएज, यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज, एमाइलेज ठीक है। अच्छा बताओ, इतना सारा जो चीज निकल रहा है, चार चीज, ये इंजाइम है कि हार्मोन है? इंजाइम है ना। तो इंजाइम है, तो अभी पैनक्रियाज कैसा काम कर रहा है? इंडोक्राइन के रूप में कि एक्सोक्राइन के रूप में? एक्सोक्राइन के रूप में कर रहा है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में। ठीक है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगा तो निकालेगा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या काम करेगा हम लोगों के बॉडी में? किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। लाइपेज निकालेगा तो किसका पायसीकरण करेगा? वसा का। किसका करेगा? वसा का। फैट का पायसीकरण। वसा का याद रखना है, पाचन नहीं होता, क्या होता है? पायसीकरण। यानी कॉम्प्लेक्स फैट जो होता है वो सिंपल में बदल जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में। तीसरा क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। न्यूक्लिएज किसका पाचन करेगा? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखना, इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, होती हैं जिसमें निम्न कोशिकाएं हैं, जिसमें निम्न कोशिकाएं हैं। पहला अल्फा सेल, डैश देकर के लिखना, यह ग्लूकागॉन हार्मोन निकालता है। दूसरा लिखिएगा बीटा सेल, यह इंसुलिन हार्मोन निकालता है, जिसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज होता है। तीसरा लिखिएगा गामा सेल, यह सोमैटो एस्टेरिन हार्मोन
निकालता है जो अल्फा बीटा का नियंत्रण करता है। गामा सेल में है यह सोमैटोएस्टेरिन, SOMATOESTERIN, सोमैटोएस्टेरिन हार्मोन निकालता है जो अल्फा बीटा को नियंत्रित करता है। क्या अल्फा सेल में है, यह ग्लूकागॉन हार्मोन निकालता है, ग्लूकागॉन हार्मोन निकालता है। चलिए हो गया। दुर्भाग्य है आप लोगों का समय कम मिला है, कुछ किया नहीं ना जा सकता, स्लो करेंगे तो फिर छूटेगा। चलिए हो गया। तो नोट में लिखा हुआ है यहां पर पैनक्रियाज में 3 सेल का जिक्र हुआ। कौन कौन सा सेल? देखो पैनक्रियाज में जो पूरा पैनक्रियाज का भाग है वो पैनक्रिएटिक जूस निकाला, अग्नाशयी रस, जो पाचन में काम किया। पैनक्रियाज का एक भाग है, उस भाग को क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वो दिखने में द्वीप जैसा होता है, ठीक है, आइलेट जैसा होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का एक सेल है, कौन सा? अल्फा सेल। तो अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? नाम से ही आपको पता चल जा रहा है क्या, कि हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या निकाल रहा है? इंसुलिन हम लोगों के रक्त के अंदर किसको मेंटेन रखेगा? शर्करा को, शुगर को। अब इंसुलिन बन ही नहीं रहा प्रॉपर वे में, तो रक्त के अंदर शुगर बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? डायबिटीज। तभी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन पूछता है पैनक्रियाज के किस कोशिका के इनएक्टिव होने से डायबिटीज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीटा सेल, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? गामा। तो गामा का काम है अल्फा और बीटा को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो ये कौन सा हार्मोन निकालेगा? सोमैटोएस्टेरिन निकालेगा, ठीक है। जब यह पैनक्रियाज इन हार्मोन्स को निकाल रहा है तो यह कौन सा ग्लैंड हो के तरह काम कर रहा है? इंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। आप लोग का टेस्ट भी है ना, ठीक है, आधा घंटा रेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। लास्ट लिख लो आंत्र ग्रंथि, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, पक्का एक लाइन में खत्म हो जाएगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, ज्यादा लाइन का नहीं, भले लिखिएगा इसमें। यह धीरे धीरे लिखा रहे हैं, लिखो, लास्ट है ये। देखो, यह छोटी आंत के विलाई के बीच, छोटी आंत के विलाई के बीच होता है जो विलाई नहीं, विलाई, जो सक्कस इंटेरिकस, जो सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस, ये इंजाइम का नाम है, ठीक है। सक्कस इंटेरिकस रस निकालता है जिससे भोजन का स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन होता है। स्वांगीकरण मतलब समझ रहे हो ना, पचे हुए भोजन से ऊर्जा निकालना, ठीक है, स्वांगीकरण, हाँ, टूटना, स्वांगीकरण, ठीक है। तो एसिमिलेशन का काम कौन करेगा? सक्कस। ये कहां पर है? तो जो हम लोगों का छोटी आंत है उसमें माइक्रोविलाई है ना,
तो माइक्रोबिलाई के बीच में यह पाया जाता है और सक्कस इंडेरिकस निकालता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में कुल इतना ही था। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। इसको रिवाइज कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है।